दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि इस तरह का ओपनिंग शायद आपने पहली बार देखा होगा कि मैं भी फ्रेम में हूं और हमारे साथ एक मेहमान भी फ्रेम में है। अब मजे की बात यह है कि मैं इनका मेहमान हूं। इस कार्यक्रम में वो भले हमारे मेहमान हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं इनका मेहमान हूँ और ये हमारे मेजबान है। मैं इनका परिचय करवा दूं। मैं जहाँ आया हूँ, आपको पता है, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि मैं एक टूर पे निकला हुआ हूँ और चुनाव के बाद की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और चुनाव में क्या हुआ, कुछ ऐसी सीट्स थी जहाँ के परिणाम चौंकाने वाले थे। तो उनमें से एक सीट जो थी वो अमरेली थी, एक वो जामनगर है, एक सीट वो आणंद की है, एक वो पाटन की सीट है ना? तो उन सीटों पर जा जाके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि वो सीटें ऐसी सीटें थी जहाँ पे ये साफ लग रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो काफी टाइट फाइट में हैं और हो सकता है शायद वो चौंकाने वाले परिणाम आ भी जाएं और वो जीत भी जाए, लेकिन ऐसा एक बनासकांठा को छोड़ के कहीं हुआ नहीं। तो मैं परिचय कर देता हूँ। मेरे साथ हैं मनोज रूपारेल जी, है ना? इनका बहुत ही अच्छा अखबार चलता है यहाँ पे पूरे जिले में और उस अखबार का नाम है अमरेली एक्सप्रेस। और काफी लंबे अरसे से मनोज भाई जो है वो पत्रकारिता में है और ये जो अखबार है वो भी वो कम से कम मेरे ख्याल से 12-14 साल से, आप 15 साल से अखबार निकाल रहे हो और बड़ा दबदबा है इनके अखबार का, वो मैंने देख लिया। उनके साथ मैं 2 दिन से हूँ। मैंने काफी इस इस प्रदेश के, इस कंस्टिट्यूंसी के जो बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उन सबसे मुलाकात भी की और चीजों को समझने की कोशिश की। और मैंने कहा कि मनोज भाई से कि भाई आपसे भी एक जो है वार्तालाप कर लें और ये सीट अमरेली वो क्यों पूरे गुजरात के पॉलिटिक्स में ये जिला महत्वपूर्ण है और इस जिले की महत्व को देखते हुए इस बार के चुनाव में क्या पूरा खेल हुआ है, कैसे हुआ है और इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं, ये सब बातें मुझे मनोज भाई से करनी है। तो हमने कहा आप ही की, इन्हीं की ऑफिस है, हम जितना हो सके उतना हम जो है आप तक ठीक तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनोज भाई का हम लोग स्वागत कर लेते हैं 4 PM गुजरात पे। तो आपका पहली बार स्वागत है मनोज भाई 4 PM गुजरात पे। अब आप ये बता दीजिए कि अगर पहली बात ये करें, अमरेली जिले का गुजरात की राजनीति में महत्व क्या है और इस जिले से गुजरात के प्रदेश को सरकार में, चाहे वो मोस्टली तो भारतीय जनता पार्टी की रही है पिछले 30 साल से, तो क्या महत्व है, पहले ये समझा दें दर्शकों को। नमस्कार 4 PM सभी दर्शकों को मेरा। अमरेली डिस्ट्रिक्ट तो है छोटा, यहाँ औद्योगिक विकास हुआ नहीं, अभी ब्रॉडगेज लाइन भी नहीं है, एक भी नेशनल हाईवे नहीं है, पूरी शिक्षा और हेल्थ की सुविधा नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि अमरेली डिस्ट्रिक्ट है या कोई तालुका प्लेस है, लेकिन अमरेली का एक दबदबा मैं देख रहा हूँ। पिछले गुजरात जब अलग हुआ तब से, गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जीवराज मेहता वो अमरेली के हैं। उसके बाद यहाँ के काफी बड़े लीडर है, मनु भाई कोटड़िया केंद्रीय मिनिस्टर थे। उसके बाद नवीन चंद्र रवानी थे 2 बार सांसद। फिर ये बीजेपी का युग आया तो इसमें दिलीप संघानी और परसोत्तम रूपाला, ये हमारे दोनों सितारे हैं बीजेपी के और वर्षों से वो पॉलिटिक्स में जमे हुए हैं। और इतना मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल फैक्ट्री है जैसे अमरेली डिस्ट्रिक्ट, और कुछ बनता हो ना बनता हो, लेकिन यहाँ हर गांव में हर घर में कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी रहता है जी। और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पूरे गुजरात में उसका प्रभाव रहता है। अमरेली के जो बड़े बड़े लीडर है उसका नाम है, वो उसका दबदबा दिल्ली तक है। अभी जो नरेंद्र भाई मोदी के जो राइट हैंड माने जाते हैं वो दिलीप संघानी और परसोत्तम रूपाला जी है, दोनों का दबदबा है पिछले 25-30 साल से। उसके पहले वीपी सिंह की गवर्नमेंट में मनु भाई कोटड़िया का दबदबा था। फिर उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार में नवीन चंद्र रवानी का दबदबा था, युवराज मेहता का जी। तो इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट तो काफी क्षेत्रों में पीछे रह गया है, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र से देखे तो बहुत आगे चल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जो है वो डॉक्टर जीवराज मेहता अमरेली से थे। अमरेली ने बहुत अच्छे अच्छे, मतलब और भी उनका प्रदान है, वो बड़े हमारे बहुत बड़े जो कवि हो चुके हैं,
रमेश पारेख, अद्भुत लिखा है उन्होंने, वो भी अमरेली से। एक और बहुत अच्छे कवि जिनका अभी अभी जो मैं आया तभी उनका देहांत हुआ, हर्षद चंदाराणा जो है, वो भी बहुत अच्छी उनका सर्जन रहा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, पॉलिटिकल सिनारियो में, पॉलिटिकल अरीना में गुजरात से लेके केंद्र तक अमरेली के बहुत बड़े बड़े नेता दिए। तो इतने बड़े जब नेता दिए, और मुझे ये भी पता है कि नरेंद्र भाई का अमरेली से हमेशा विशेष एक लगाव भी रहा। तो इस सब इतना कुछ होने के बावजूद जब आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि ना तो आपके पास अच्छी रेल की सुविधा है, ना आपके पास अच्छे रोड्स हैं, ना आपके पास वो 4 लेन नेशनल हाईवे अब तक है, और भी बहुत सारी चीजें आप बता रहे थे। तो अगर ये सब नहीं है और इतना दबदबा अगर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में अगर अमरेली का हो, तो फिर ये सब चीजें क्यों नहीं है? वो तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में से हर साल मेरे ख्याल से 2 से 3 हजार परिवार यहाँ से मेट्रो सिटी की ओर चले जाते हैं। यहाँ कोई शिक्षा की, रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, प्राइमरी सुविधा नहीं। अमरेली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अभी यहाँ 4-5 दिन में पानी मिल रहा है, अभी भी 4-5 दिन। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि 4 या 5 दिन के बाद पानी मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, और उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं, कभी सुबह आता है, कभी दोपहर को आता है, कभी रात को आता है। बहुत ऐसी पीने का पानी की समस्या है। और बाद में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेजोरिटी यहाँ का जो इकोनॉमी चल रहा है वो सब कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, और कृषि के साथ ही हमारा इकोनॉमी चल रहा है। दूसरा था यहाँ डायमंड उद्योग, तो उसमें भी मंदी चल रही है, तो वो भी चौपट हो गया है। और ये कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या है कि किसानों को इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उसको भी बिजली की समस्या है। फिर यहाँ जो हमारा गिर काठा आ रहा है नजदीक में, तो ये रानी बसियो, इसकी समस्या है। बहुत परेशानी में अमरेली के 15 लाख लोग रहते हैं। शिक्षा के कोई सुविधा नहीं है, तो बच्चे लोग अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा साइड चले जाते हैं, तो उसके कुछ पीछे उसके मदर फादर या परिवार को भी जाना पड़ता है। फिर ये कोई लड़का आगे बढ़ता है, एजुकेशन लेता है, तो वहाँ उसको यहाँ लोकल तो कोई जॉब मिलती नहीं, तो इसके साथ ये उसको वहाँ स्थायी होना पड़ता है, उसके साथ ये परिवार भी चला जाता है। तो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा है कि अभी ये जो कुछ जनगणना होगी, तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि हर 10 साल की जनगणना के बाद यहाँ की जनसंख्या में कमी आ रही है, और ये बाबत बहुत चिंताजनक है। ये बड़ी गजब की बात है। मतलब एक ऐसा जिला है जो पॉलिटिकली इतना पावरफुल है, लेकिन वहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, और इस जिले की जनसंख्या अगर की जाए एक बार, इस बार काफी सालों से नहीं हुई है, तो उसमें वो आपको कमी जो है जनसंख्या में वो दर्ज होगी। वो बड़ी बात कही थी आपने। बहुत ये पीड़ादायक बात है हमारे लिए कि हमने इतने बड़े बड़े लीडर दिए हैं, और बारी बारी कांग्रेस, बीजेपी अन्य नए लोगों को भी चांस दे के यहाँ गांधीनगर या दिल्ली तक पहुंचा दिया कि इसने कुछ नहीं किया तो ये कुछ करेंगे, ये नहीं किया, इसने नहीं किया तो और करेंगे। तो हम तो ये एमपी एमएलए चेंज करके करके थक गए हैं अभी। लेकिन हमें कोई अभी तक तो कोई ऐसे ही मिला नहीं कि जो अमरेली की जो प्यास है डेवलपमेंट की वो बुझा सके। ऐसा अभी तक तो लीडर मिला नहीं, और सब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ये किया वो किया, और ऐसा लगता है कि भाई ये जो लीडर है उसका अपना विकास हो गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की कोई परिस्थिति इतनी चिंताजनक है, सड़कें, पानी, बिजली, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और ऐसा लगता है कि ये जो नई जनरेशन आएगी वो अमरेली में रहने के लिए ये उसको कुछ खुशी नहीं है कि भाई चले जाते हैं कई महानगरों में, या क्या करेंगे। अब ऐसा लग रहा है लोगों को भी कि अमरेली का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो कहाँ से कोई ऐसा लीडर आ जाए, चमत्कार हो जाए और ये काम करवा सके। क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं आ रहा। मैं तो 25-30 साल से लिख लिख के थक गया हूँ कि भाई ये समस्या निकालो, ये इसका कुछ निराकरण लाओ, सब साथ में बैठो, आंतरिक जो जुटबंदी वो भूल जाओ। 10 साल के लिए सब एक साथ आ जाएगा तो ही कुछ होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टी में कुछ एक सम हो जाए, ये कुछ होगा।
अभी ये चुनाव खत्म हुआ है, उसमें भी बीजेपी में बहुत कुछ इतना माथाकूट झगड़ा हो गया अंदरूनी है, गुटबाजी है। अंदरूनी गुटबाजी इतनी है कि मारपीट तक हो गई, प्रदेश के लीडर को आना पड़ा। अभी भी ये चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी में इतनी गवर्नमेंट है लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं मिला। सभी एमएलए एमपी आपका तो बीजेपी एमपी 15 साल से तो के बीजेपी के ही थे और अभी भी बीजेपी के आए। हाँ बीजेपी के पिछले 91 से एक ही बार 5 बार कांग्रेस का एमपी वीरजी ठुमर थे। उसके अलावा सब 25-30 साल से तो ये बीजेपी का ही चल रहा है। एमपी ज्यादातर एमएलए सभी ये लोकल जो बॉडी है इसमें भी बीजेपी सभी लोगों को बीजेपी को इतना वोट दिया है, सरपंच से लेकर सांसद तक बीजेपी को। और ये इस बार भी एमपी के चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से ये हमारा बीजेपी का कैंडिडेट जीता। पीएम को भी 1.5 लाख की लीड मिली है, लेकिन हमारे कैंडिडेट को 3 लाख से ज्यादा की लीड मिली। इतना लोग प्रेम से बीजेपी की ओर वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट भी हो ही नहीं रहा। ये चिंताजनक बात। अच्छा, अब इस बार के चुनाव पे आते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि भाई मुझे जो मतलब समझ में आ रहा था वो कुछ 4-5 सीटें थी जहां पे मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार फाइट में है। इसमें से आपकी भी एक सीट थी। अब जिस चीज को मिला हूं 2 दिन से हम जो हैं, तो वो सब तो ये कह रहे हैं कि भाई ये अगर जीतते तो भी शायद 40-50 हजार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर जीतते तो भी 40-50 हजार के लीड से जीत सकते थे। कि 3 लाख 21 हजार करीब कुछ लीड है बीजेपी की, उतनी लीड से जीतना किसी के दिमाग में बैठ नहीं रहा है। मैं और आप के साथ घूम रहा हूं मैं 2 दिन से। तो क्या आपका क्या मानना है, ये क्या है पूरा मामला? ये तो किसी कोई भी पॉलिटिशियन जब एक्सपर्ट है वो भी समझ नहीं पा रहा कि ये इतना लीड कहाँ से आया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी मान रहा था कि बीजेपी की सीट आएगी और 1 लाख से अंदर से वो जीत जाएंगे बीजेपी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा ये तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। अभी तक अमरेली के इतिहास में किसी को इतनी लीड मिली नहीं है। फिर ये जो कैंडिडेट है बीजेपी का भरत भाई, उसके सामने भी बगावत हुई थी। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर एक्स एमएलए एमपी सब हाथ चल रहे थे। ऐसा माहौल था कि ये जीतेंगे कि नहीं। एक समय तो ऐसा चल रहा था, जब उस कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तो इतना लफड़ाबाजी हो गया, ऐसा लग रहा था कि ये सीट तो मारामारी के दृश्य भी के। हमने देखे थे। हाँ, वो गुटबाजी में टकराव भी हुआ था, कुछ हिंसा भी हुई थी। हाँ, अरे सब कुछ इतना धमाल मच गया था जी। 2-4 दिन तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की ये सीट का क्या कैंडिडेट को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये सीट ये बीजेपी को और जो देगी। कांग्रेस की जो थी उम्मीदवार, वो और ये के मुकाबले आप कैसे देखते हैं? दोनों उम्मीदवारों में क्या फर्क था? वो एक कांग्रेस की महिला उम्मीदवार थी जेनीबेन ठूमर। वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत की एक्स प्रेसिडेंट है। पूर्व एमपी विरजी ठूमर की बेटी है और वो हाई एजुकेटेड है। लंदन में उसने एमबीए किया हुआ है और पावरफुल है, एजुकेटेड है। उसके सामने बीजेपी का कैंडिडेट तो मैट्रिक तक उसका एजुकेशन है और पूरे गांव का जीवन है। आज भी वो किसानी से जुड़े हुए हैं। तब ये सब चल रहा था कि भाई ये यंग ब्लड है, ये सब एजुकेटेड उम्मीदवार है कांग्रेस का, उसके साथ जाएंगे वोट उसको देंगे। लेकिन माहौल भी ऐसा लग रहा था यंग जनरेशन में कि भाई इस बार हम कांग्रेस को। और काफी लोग मुझे ये कह रहे थे कि हमने लाइफ टाइम कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा, ऐसा कहते भी थे? ऐसा कहते भी थे। और दोनों यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या लेवा पटेल, दोनों कैंडिडेट लेवा पटेल जी। और मुझे लग रहा था कि लेवा पटेल का भी जो वोटिंग है वो ज्यादातर 70% 80% कांग्रेस की ओर जाएगा, ऐसा माहौल था। तब ऐसा मान रहे थे कि अमरेली के डेवलपमेंट के लिए एजुकेटेड एमपी होना जरूरी है। ऐसा सब कुछ माहौल था। फिर भी ऐसा जबरदस्त लीड लेके ये भरत भाई सुतरिया जीत गए। वो इस बार बीजेपी के कई बड़े लीडर निष्क्रिय दिखे। फिर आरएसएस बीएचपी इसमें भी नाराजगी थी ये कैंडिडेट के लिए।
कुछ पेज प्रमुख या कुछ काम चल ही नहीं रहा था कुछ, ऐसा लगता है कि क्या होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब कहने हो गए कि भाई किस क्या हुआ गया है। ये रिजल्ट, ये मुझे तो लगता है कैंडिडेट को भी ये मालूम नहीं होगा कि इतनी बड़ी लीड आ जाएगी। इतना ये रिजल्ट अमरेली का इतना आश्चर्यजनक है कि हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या हो गया है लोगों को या कैंडिडेट को, ये बीजेपी या कोई और भी शंका होती ना? कुछ कुछ तो कभी कभी ये जो चल रहा है ये ईवीएम का थोड़ा बहुत कुछ आता रहता है, तो कभी कभी ऐसा रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या है वो तो बाहर आएगा तब मालूम होगा, लेकिन कुछ तो अभी ऐसा रिजल्ट देख के लग रहा है कि भी क्या हो रहा है ये चुनाव में, ऐसा सोचने को मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा आपको एक वीडियो बना के आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि कुछ वो 4-5 सीटें जिनमें से एक अमरेली भी थी, जहां पे बड़ी कड़ी टक्कर दिखाई देती थी। और मनोज भाई जो कि पिछले 25 कम से कम 25 साल से अमरेली में रह के बड़ा ही जुझारू पत्रकार तो करते हैं, और मैंने देखा इनको, ये मतलब सही अर्थ में वो वाले पत्रकार हैं जो किसी की नहीं सुनते, और अमरेली जिले को बिल्कुल जो है मतलब उसकी नब्ज पर उनका हाथ है, ये भी मैंने देखा। और अगर इनका भी और मैं जितनों को भी मिला, सबका ये है कि अगर बीजेपी जीत भी जाती इस सीट से तो हो सकता है 50,000 के आसपास, कोई कहता है 50,000 के आसपास की लीड वो मान के चल रहे थे बीजेपी की, कोई कहता है 50,000 से लाख के बीच की। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि वो 3 लाख से ऊपर की लीड से अगर ये भरत भाई जीतते तो जीतते। हमको अपने व्यक्तिगत रूप से भरत भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरत भाई जीते और अच्छा जीत गए तो अच्छा काम करें, लेकिन वो अच्छा काम करेंगे, कर पाएंगे हमको नहीं मालूम, क्योंकि मनोज भाई का कहना है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री, दिलीप संघानी इफको के चेयरमैन, नाबार्ड के चेयरमैन, और बाकी 3 तम तक रहे थे जो यहाँ के सांसद नारायण भाई काछड़िया, अभी जिनको उनकी जगह पे टिकट मिली है वो भरत सुतरिया, और बहुत सारे और भी लोग जो कि प्रदेश और देश की राजनीति में बड़ा महत्व रखते हैं, बड़ा उनकी पैठ है, ऐसे लोग अमरेली से हैं। उस अमरेली में जो समस्याएं हैं वर्षों से, जो कि सुलझी नहीं है, जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, और इसको लेकर मनोज भाई की तरह बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो सब लोग जो हैं बड़े इस तरह से पीड़ित और दुखी हैं कि इतना अगर पॉलिटिकल पावर हाउस है अमरेली, तो फिर ये सब समस्याओं का जो बड़ी तकलीफ दे है इनका समाधान क्यों नहीं होता। आप सोच के देखिए, इस जिले में, इस शहर में अगर 3-3 4-4 दिन तक अगर पीने का पानी नहीं आता है, तो ऐसे पॉलिटिकल पावर हाउस का क्या फायदा, जो कि केंद्र में और प्रदेश में पैठ तो रखता हो, लेकिन अपने जिले के और अपने शहर के लोगों को प्रतिदिन पीने का पानी मुहैया न कर पाता हो, तो उसका क्या मतलब बनता है। तो ये सब आपको इस वीडियो में बताना था, तो बता दिया। अब आपकी बारी है सबकी, आपको ये बातचीत कैसी लगी, और क्या सोच बनती है आपकी, इस क्या राय बनती है, क्या प्रतिभाव, क्या प्रतिक्रिया, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बातचीत अगर आपको ये पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज भाई, आपका भी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आपने जो आपके हिसाब से जो है वो आपने बताने की कोशिश की। फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।